अब हम अपना मुख्य कार्यक्रम आरंभ करते हैं और जैसा कि सबने बताया कि हम कुछ चुनिंदा लोगों को हमने पूरे देश से कोशिश करी है कि वो अपने व्याख्यान दे सकें इस संगोष्ठी में। तो हमारी प्रथम वक्ता इस समारोह की हैं डॉक्टर सुब्रता मिश्रा। तो मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ। हालाँकि सुब्रता जी को मैं बहुत पहले से ट्विटर पे फॉलो करता था उनके हिंदी के लेखों की वजह से और उनकी हिंदी प्रेम की वजह से वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे बाद में पता चला कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ भी उनका संबंध बहुत करीबी है, तो ये अच्छा लगा। तो मुझे ये इस संगोष्ठी के लिए आमंत्रित करने में मुझे लगा कि वो शायद सबसे पहले उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए और ये मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने अ, तुरंत ही बहुत कम समय में ये अपना व्याख्यान के लिए समय भी दिया और सब कुछ तैयार भी किया। उन्होंने अपने एब्स्ट्रैक्ट भेज दिए, सारी कुछ डिटेल्स में भी भेज दी। मैं क्षमा चाहूँगा सुब्रता जी, हम यूट्यूब पे नहीं कर पा रहे थे, किसी वजह से नहीं, कोई बात जी। आप प्लीज़ वो करें। मैं एक बार संक्षिप्त परिचय दे दूँ। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा मूलतः बॉटनी की स्टूडेंट हैं। इन्होंने वनस्पति शास्त्र में पीएचडी करी है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। एमएससी इनका विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से है। आईसीआर फेलोशिप में इन्होंने पीएचडी की है, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है और गोवा में पिछले कई वर्षों से विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन कर रही हैं और गोवा इनकी कर्म भूमि है। इनका इंटरेस्ट पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, अंटार्कटिका पे, समुद्र विज्ञान, शहीद विज्ञान और विशेष हिंदी में बहुत सारी 21 किताबें लगभग इन्होंने लिखी हैं। तमाम सारी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं जैसे आविष्कार वगैरह में विज्ञान लेख लिखती रहती हैं। लगभग 600 से अधिक लेख और 200 से अधिक कविताएं प्रकाशित कर चुकी हैं। तो विज्ञान कविता विज्ञान एक को सरल बना करके प्रस्तुत करना इनकी एक एक्सपर्टीज है। इनका एक इनके तमाम सारे लेख मैंने पढ़े और उसको पढ़ के मैं समझ सकता हूँ। इनको तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय महामहिम प्रणब मुखर्जी जी के कर कमलों से राजभाषा विभाग का राजीव गांधी ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन प्रथम पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, आचार्य चाणक्य पुरस्कार, विज्ञान साहित्य रत्न सम्मान, वीरांगना सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय फेलोशिप, अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति पुरस्कार, काव्य विभूति सम्मान, नारी गौरव सम्मान एंड यू नेम इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तमाम सारे इनकी झोली में इस तरह के तमाम सम्मान हैं। दूरदर्शन और इंडिया साइंस चैनल जैसे आकाशवाणी जैसे चैनलों पर विभिन्न माध्यमों से इनके कार्यक्रम प्रसारण के तहत उन्होंने बहुत सारे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में विज्ञान और उससे जुड़े हुए 100 से अधिक आमंत्रित व्याख्यान दिए हैं अभी तक। और हमें बड़ी खुशी है और बड़ी हर्ष का विषय है कि सुब्रता जी आज हमारे बीच हैं। इनके इन्होंने जो एक जो हमारी जो मीटिंग है उसका जो मुख्य टॉपिक है जो कह सकते हैं, तो इनसे मैंने अनुरोध करा डॉक्टर मिश्रा से कि आप अगर हमारी जो थीम पर अगर आप व्याख्यान दे सकें तो बड़ा अच्छा होगा और ये सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। तो मैं सुब्रता जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान जो विषय हमने फ्लायर में भी डाला है, स्वतंत्रता के 75 वर्षों में पृथ्वी विज्ञान में जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और हम सभी को अभिभूत करें। स्वागत है। धन्यवाद अखिलेश जी। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और मेरे साथ आमंत्रित सभी वक्तागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। और जैसा कि आज का जो मेरा विषय है वो है स्वतंत्र भारत में के विकास में पृथ्वी विज्ञान। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसे मैंने एक चूंकि समय की सीमा होती है और पीपीटी प्रेजेंटेशन एक बड़ा अच्छा माध्यम है कि लंबा नहीं खिंचता है, जो भी समय अभी दी हुई है उसमें काम हो जाता है। तो मैंने ये विषय तैयार किया है। और सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो हम कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के विकास में पृथ्वी विज्ञान, तो जो स्वतंत्र भारत है उसमें लगातार विविध विषयों पर विकास हुआ है और होता जा रहा है। तो आज लेकिन मुख्य रूप से हम पृथ्वी विज्ञान को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से उस
विज्ञान के उस विषय ने देश के विकास में अपना योगदान दिया है या देता जा रहा है। लेकिन उस सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि जिस विकास की, स्वतंत्र भारत के विकास की हम बात करते हैं या कर रहे हैं, उस विकास का तात्पर्य क्या है। तो बिल्कुल सरल शब्दों में यदि हम देखें, किसी साहित्य या तो विकास का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी एक देश का जो नागरिक है वो कितने सरल तरीके से अपने जीवन में आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त कर पा रहा है और उन सुविधाओं के माध्यम से अपने जीवन को सरल तरीके से, संपन्न तरीके से चला पा रहा है और वहां उसको एक संपन्नता महसूस हो रही है, ऐसी संपन्नता जिसमें कि उसे संतोष हो रहा है, और संतोष हो रहा है यानी वो प्रसन्न है। तो ये जो सुविधा से प्रसन्नता तक का बिल्कुल हल्का सा सफर है, यदि वो किसी देश के नागरिक या किसी देश के छोटे से छोटे परिवार में भी लागू हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो देश विकास कर रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद जब हम इस परिभाषा को, जो बिल्कुल छोटी सी विकास की परिभाषा है, इसका अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि नहीं, 1947 के पहले जो भारत था उसमें जनता या जो आम भारतीय था वो विकास की इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसके कारण हर आम आदमी कम से कम अपने आप को प्रसन्न रख पा रहा है या सरल तरीके से सुविधाओं का उपभोग कर पा रहा है। अब ये जो विकास है इसका संबंध निश्चित तौर पर विज्ञान और अनुसंधान से है, क्योंकि यदि विज्ञान और अनुसंधान नहीं होगा तो जिस सरलता से हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं आम जीवन में वो नहीं आएगी। और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार बहुत बहुत शोध हुए और उन अध्ययनों से जो एक मैं समझती हूँ कि कोई भी शोध जो है उसका परिणाम यदि लोकोपयोगी होता है तो उसे हम कहेंगे कि वो शोध सार्थक है। तो आज के मैं खासतौर पर शोधों के उस क्षेत्र को या उस पहलू को लेकर मैं आगे चलूंगी कि वो शोध, पृथ्वी विज्ञान के वो शोध जिनके कारण जो लोग हैं उनको सुविधाएं हुई, क्योंकि वही शोध है पृथ्वी विज्ञान के जो भारत के विकास में सहायक हुए हैं। अब जैसे हम देखें कि भारत का जो विकास है वो सिर्फ स्वतंत्र भारत का ही विकास नहीं, बल्कि भारत के विकास को हम 4 कालखंडों में बांटे। यदि भारत का इतिहास देखें तो उसे हम 4 तरह से बांटते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ब्रिटिश कालीन भारत और आज का स्वतंत्र भारत। तो इन समस्त कालखंडों में जो विज्ञान आधारित विकास है भारत का वो हमेशा होता रहा है। यहाँ सिर्फ एक अंतर ये है कि प्राचीन भारत में और स्वतंत्र भारत में जो विकास हुआ है विज्ञान के आधार पर उसका लाभ हर भारतीय ने उठाया। लेकिन जब हम मध्यकालीन और ब्रिटिशकालीन भारत की बात करते हैं तो वहां भी विकास हुआ अवश्य था, विकास कभी रुका नहीं है भारत का विज्ञान के आधार पर, लेकिन उस विकास का जो लाभ था वो आम भारतीयों को नहीं मिल सका, क्योंकि उस दौर में भारत के जो लोग थे वो अधीन थे किसी दूसरे सत्ता की तरफ। जिससे ब्रिटिश कालीन था तो अंग्रेजों का राज्य था, उन्होंने भी भारत का बहुत शोषण किया, बहुत वैज्ञानिक शोध हुए, गतिविधियां हुई, विकास हुआ, लेकिन वो विकास जो था वो आम लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच सका। और इसलिए जब हम स्वतंत्र भारत हमें मिला तो आप देखेंगे कि वो स्थिति नहीं थी जो कि इस पूरे दौर में विज्ञान के आधार पर भारत का विकास हुआ था। इसलिए जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और हमें यह महसूस हुआ कि हमने ब्रिटिश काल में भी बहुत सारा वैज्ञानिक विकास किया है, बहुत सारे वैज्ञानिक शोध किए, लेकिन उनका सीधा, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, उनका लाभ हमारे देश के लोगों को नहीं मिल सका उन अंग्रेजों के कारण।
इसलिए स्वतंत्र भारत के विकास के प्रयास के लिए सबसे पहली चीज ये रखी गई कि पंचवर्षीय योजनाएं हर क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई कि 5-5 साल में, चाहे वो उद्योग हो, कृषि हो, शिक्षा हो, क्योंकि ये 3 में पहलू ऐसे हैं जिनका विकास यदि होता है तो हर राष्ट्र का विकास होता है। और इन तीनों तौर पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का विकास यदि नहीं होगा तो उद्योग, कृषि और शिक्षा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन 3 चीजों को मूल रूप से ध्यान रखा गया। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ विकास जो है वो सिर्फ अध्ययन करने से या शोध करने से नहीं हो सकता, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से नीतियों का होना भी जरूरी है। इसलिए इन 75 वर्षों में आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के, तो लगातार 1958 से 2020 तक नई विज्ञान नीतियां आई, जिनको विज्ञान नीति जो वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958 में बनाया गया था, उसमें क्रमशः संशोधन होते गए। और 2020 में जो राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति आई है, उसमें आप देखेंगे विज्ञान जुड़ा, प्रौद्योगिकी जुड़ी, नवाचार जुड़ा, और साथ में ये निर्धारित किया गया कि इन विज्ञान नीतियों के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान हैं, जो भी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, उनका लाभ आम भारतीय उठा सके, तभी हम कहेंगे सही मायनों में भारत का विकास हो रहा है। और इसलिए इस विकास के लिए जरूरत ये थी कि वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो सके। तभी इसके लिए स्वतंत्रता के पहले भी जो वैज्ञानिक संस्थान स्थापित किए गए थे, और उसके बाद भी लगातार बहुत से अनुसंधान केंद्र और शोध संस्थान स्थापित किए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक कार्य हो सके और उनका लाभ भारतीय जनता उठा सके। क्योंकि भारत के सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है, और विज्ञान के बल पर ही हमारा देश विकास कर सकता है। अब हमारे यहाँ जो मूल रूप से विषय है, वो जिनको हम कह सकते हैं कि जिन मूल वैज्ञानिक विषयों के आधार पर हमारा देश विकास कर रहा है स्वतंत्रता के बाद से, तो वो विषय आते हैं गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन और पृथ्वी विज्ञान। लेकिन इनमें से बहुत से आज हमारे साथ संगोष्ठी में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो निश्चित तौर से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबद्ध हैं, इसलिए वो पृथ्वी विज्ञान को भली भांति समझते हैं। लेकिन आप यदि आम लोगों के बीच में जाइएगा तो गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन, इनको सब जानते हैं, कंप्यूटर विज्ञान को भी सब जानते हैं, लेकिन एक विषय के तौर पर पृथ्वी विज्ञान को जानने वाले लोगों की संख्या भारत में बहुत कम है। उसके कई कारण है, क्योंकि जो पृथ्वी विज्ञान है वो सीधे शिक्षा से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सीधे संस्थानों में जो है पृथ्वी विज्ञान संबंधित अध्ययन होते हैं या शोध होते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पर आप सोचें कि सीधे पृथ्वी विज्ञान के नाम से मिडिल या हाई स्कूल में इस तरह की पढ़ाई होती है तो नहीं होती। इसलिए पृथ्वी विज्ञान को लोग इस विषय के नाम से नहीं जानते। लेकिन वास्तव में जो लोग हैं वो पृथ्वी विज्ञान को यदि समानार्थी शब्द में देखते हैं तो बोलेंगे कि पृथ्वी यानी भू और विज्ञान, तो पृथ्वी विज्ञान और भू विज्ञान उन्हें लगेगा कि एक ही है। लेकिन पृथ्वी विज्ञान और भू विज्ञान में बहुत अंतर है, और भू विज्ञान जिसे हम जियोलॉजी कहते हैं उसको भी बहुत से लोग जानते हैं। उसका कारण यह है कि जियोलॉजी कहीं ना कहीं एक भू विज्ञान का पुराना इतिहास हमारे यहाँ रहा है, और इसलिए लोग उससे बहुत जुड़े हुए हैं। पर जहां तक पृथ्वी विज्ञान की बात आती है तो उसका मतलब ये है कि जो पृथ्वी है उसको एक ग्रह की तरह मानते हुए उसके समग्र अध्ययन किया जाता है। उसकी जितनी गतिविधियां हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, उससे जुड़े हुए जितने तथ्य हैं, उनका जब समग्र अध्ययन करते हैं तो वो पृथ्वी विज्ञान है। और इन समस्त पहलुओं का अध्ययन जब लोगों को प्रभावित करता है, लोगों के जीवन से जोड़ता है, तब हम कहते हैं कि पृथ्वी विज्ञान का सीधा या अप्रत्यक्ष जो संबंध है वो जनता के विकास से है, यानी देश के विकास से है। अब भारत के संदर्भ में यदि हम पृथ्वी विज्ञान का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि भारत की जो भूमि है, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, वो प्रारंभ से ही ग्लोब पर भी यदि आप देखेंगे तो एक अलग सा खंड है, एक अलग सा शस्य श्यामल भूखंड है, जिस पर जो पूरे विश्व के दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक महत्व रखता है, या कहना चाहिए कि एक अति विशिष्ट। यहाँ पर ऊपर हिमालय है तो नीचे
तीनों तरफ से भारत समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने आप में इसका अनुपम या अनूठा संबंध जो है पृथ्वी से है। और चूंकि इसमें इस तरह की जलवायु विविधता है, बहुत सारे इसमें विविधताएं पाई जाती है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो मौसमीय हो, वायुमंडलीय हो, तो इस कारण से पृथ्वी से संबंधित जितनी भी प्राकृतिक गतिविधियां हैं, जिनको हम प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन है, यदि उसके उन पहलुओं को हम देखें जिनसे कि लोग जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं ही हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, भूकंप है, भूस्खलन है, या आग लग रही है, सूखा पड़ रहा है, ये वो चीज है जो पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत आती है, जिनका अध्ययन भूवैज्ञानिक करते हैं, पृथ्वी वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन इन पहलुओं से, इन प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति का, समाज का भी सीधा संबंध होता है। और इसलिए हमारे देश में चूंकि इतनी तरह का प्राकृतिक आपदाओं का काल पड़ा रहता है, हम कहते हैं कि हमारा देश इस तरह की विपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता है, तो इसलिए पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन जो है भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय कहना चाहिए कि जो उसका भौगोलिक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से पृथ्वी विज्ञान अध्ययन बहुत मायने रखता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई अभी पृथ्वी विज्ञान का अध्ययन शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पुराने समय से, जब आप भारत का 4000 साल पुराना इतिहास भी देखेंगे, तो पृथ्वी विज्ञान संबंधी बहुत से अध्ययन जो हैं हुए हैं। हालांकि ये जो अध्ययन थे वो खगोल विज्ञान के नाम से किए जाते थे, पृथ्वी विज्ञान शब्द प्रयोग नहीं होता था, लेकिन खगोल विज्ञान में पृथ्वी को एक ग्रह की तरह मानते हुए, ब्रह्मांड के एक ग्रह की तरह मानते हुए, विशिष्ट तरह की जो खगोलीय आकलन होता था, गणनाएं होती थी, उनके आधार पर लगातार होता आया है हमारे यहाँ देश में इस तरह का जो पृथ्वी वैज्ञानिक संबंधी अध्ययन है। उसमें आप देखेंगे वेदांग ज्योतिष है, या आर्यभट्ट का नाम वराह मिहिर है, ब्रह्मगुप्त है, इन सभी ने लगातार किया। और उस समय भी आप यदि देखें तो इन समस्त गणनाओं के आधार पर जो भविष्यवाणियां होती थी, उनका लाभ आम जनता उठाया करती थी। मध्यकालीन भारत में भी जब आप देखें कि जैसे 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 हमने पुरातन काल में देखा, तो जो गणनाएं थी वो धरती पर बैठकर ही इतने विद्वान हुआ करते थे हमारे खगोल शास्त्री, कि वो सिर्फ गणनाओं के आधार पर भविष्यवाणियां कर दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मध्यकाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वेधशालाएं स्थापित की गई, और ये वेधशालाएं जो थी, इनमें भी खगोलीय गणना की जाती थी, लेकिन इनमें कुछ खगोल यंत्रों के माध्यम से पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों को किया जाता था। हालांकि ये वैज्ञानिक अध्ययन जो थे, इनको भी पृथ्वी विज्ञान के नाम से अध्ययन नहीं किया जाता था, लेकिन पृथ्वी विज्ञान के जो विषय हैं, जो उसमें समाहित हैं, चाहे वो मौसम विज्ञान हो, समुद्र विज्ञान हो, उन सबका अध्ययन इन वेधशालाओं के माध्यम से भी किया जाता था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी जुड़ गई इन कालखंड में, और कुछ वेधशालाएं तो ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वतंत्र भारत पर। तो स्वतंत्र भारत में भी जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, उसको विशेष रूप से स्थापित किया गया, ताकि भारत में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनका सही एक समाधान निकल सके, एक चेतावनी की तरह उनको पहले से लोगों को आगाह किया जा सके। और जैसा कि आप सभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि 1981 में इसे महासागर विकास विभाग, डीओडी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। क्रमशः इसे संशोधित किया जाता रहा, और 2006 में फिर इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया। और इस तरह से ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, देश का यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थान जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं पृथ्वी और उससे संबंधित जो विषय हैं, उनके लिए अलग अलग संस्थानों को स्थापित किया गया है, ताकि देश के विकास के लिए, देश के आम लोगों की सुविधाओं के लिए, उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से चेताने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, और उसका लाभ लगातार जो देश की जनता है उसको मिल रहा है। और इस सब के लिए जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसका बहुत बहुत बड़ा योगदान है,
क्योंकि जितने भी संबद्ध संस्थान हैं वो सभी इसरो के जो हमारे भू स्तर उपग्रह हैं या अन्य दूसरे तरह के उपग्रह हैं, संवेदनशील जो हमारे प्रणालियां हैं, सुदूर संवेदी प्रणालियां हैं, उन सब का उपयोग करके, यानी हमारा एक पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक जाल है, जिसके माध्यम से चाहे वो भारत मौसम विभाग हो या दूसरे पृथ्वी विज्ञान के संस्थान हो और इसरो हो, ये सब मिलके इस तरह से कार्य कर रहे हैं ताकि भारत की जनता जो है वो हर क्षेत्र में इसका लाभ उठा सके। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है, यदि हम पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में माने, जो लोकोपयोगी में जो संस्थान है पृथ्वी विज्ञान के, वो बहुत बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, लेकिन उनसे सीधा संबंध जनता का या भारत के प्रत्यक्ष विकास से हम उसे नहीं जोड़ सकते। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ऐसा पृथ्वी विज्ञान का क्षेत्र है जो आम जनता को, जो रोजमर्रा की जो हमारी मौसम संबंधी जानकारियां हैं, आज हम घर बैठे आराम से अपने मोबाइल पर पता लगा सकते हैं कि भाई 2 मिनट बाद मौसम कैसा होने वाला है। तो ये एक सीधा संबंध जो जनता का है उसके लिए एक बहुत बड़ा, इसे हम विकास ही कहेंगे, देश का पृथ्वी विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे। अब हम कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जिनके जो सीधे ये दर्शा रहे हैं कि पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों और उसके सहयोग के कारण भारत का विकास कृषि के क्षेत्र में कितना अधिक हुआ, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश के नाम से आरंभ से ही जाना जाता रहा। यदि आप स्वतंत्रता के पहले देखेंगे तो एक आम किसान कितनी बुरी हालत उसकी खेती की थी कि उसको उसकी की पूरी फसल सिर्फ इसलिए नष्ट हो जाती थी कि उसे अनुमान ही नहीं होता था कि कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जैसे जैसे विकास हुआ, मौसम विभाग ने अपने आप को जब इसरो से जोड़ा और जो इमेजरीज आती हैं या इस तरह की जो संभावनाएं, पूर्वानुमान जो बताए जाते हैं, उसके कारण किस तरह से लाभ जो है भारतीय कृषकों को हो रहा है। और एक तरफ प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, ट्रैक्टर ले रहे हैं, एक समय था स्वतंत्रता के पहले की बैलगाड़ियों का दौर था, लेकिन आज हर तरह के यंत्र कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वो तो विकास कर ही रहा है। लेकिन उसमें जो एक योगदान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान से संबद्ध जो संस्थान है, और खासतौर पर इसरो जो इमेजरीज देता है कि भाई आप यहाँ पर, एक किसान है उसको ये तक पता है कि भाई उसके खेत में जो है मॉइस्चर कितना है, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। मान लीजिए बहुत सारे ट्रैक्टर हो गए, बहुत सारे यंत्र ले लिए, लेकिन आपको अनुमान नहीं है कृषक को, तो और सारी की सारी उसकी जो मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है। लेकिन समग्र रूप से यदि आप देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र में पृथ्वी वैज्ञानिक जो चेतावनियां हैं, पूर्वानुमान है, इन सब ने एक किसान को बहुत अधिक सशक्त बनाया है। और जब किसान सशक्त बनता है तो भारत का विकास अपने आप दिखाई देता है। आप देखेंगे चावल, गेहूं, ज्वार और भी बहुत सारे जो हमारी फसलें हैं उनमें लगातार वृद्धि दिखाई देती है। एक और क्षेत्र है हमारे यहाँ जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, वो है मत्स्य क्षेत्र, मछली पालन का क्षेत्र, क्योंकि हमारा देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पूरी जो हमारी समुद्री 7,500 किलोमीटर की जो तट रेखा है समुद्र की, उसमें जितने लोग रहते हैं उनकी जीविका जो है वो मछली पालन से ही चलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पृथ्वी विज्ञान के जितने भी संस्थान हैं जो समुद्र से जुड़े हुए शोध कर रहे हैं, उन लोगों ने सीधे सीधे इन मछुआरों को कितना ज्यादा लाभ पहुंचाया है। आप देखेंगे इनक्वाइज जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, उसने तो PFZ एडवाइजरी करके एक प्रोग्राम बनाया है, वो उनकी भाषा में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आम लोगों को वो उनकी ही भाषा में ये जानकारी देते रहते हैं कि भाई कहाँ आपको मछली पकड़ने जाना है, कितने समय जाना है, या समुद्र की स्थिति क्या है। तो इन सब और खासतौर पर ये जो मोबाइल्स हैं, एप्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को ये जानकारी मिल रही है। और आप देखिए कि मछली निर्यात के क्षेत्र में भारत को जो राजस्व मिल रहा है वो विश्व के दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक है, और उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो योगदान दिख रहा है वो इन्हीं पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों का है। एक और बात होती है जो समुद्र से संबंधित समुद्री पूर्वानुमान है, सागर की स्थितियां हैं, सुनामी की चेतावनी। आपको याद होगा कि 2004 में कितनी बड़ी सुनामी आई थी, उस समय तक लोगों को कुछ आभास नहीं था, लेकिन सुनामी के बाद जब से सुनामी चेतावनी प्रणाली विकसित की है पृथ्वी वैज्ञानिकों ने, तब से आप देखेंगे कि इस तरह की जो कहना चाहिए कि
घटनाएं हैं उनसे लोग बच पा रहे हैं। इसी तरह की चेतावनी आप भूकंप के क्षेत्र में देखेंगे। ये वो सारे कहना चाहिए कि घटनाएं हैं जिनका सीधा संबंध भारत के लोगों से है, और जब वो इनसे जुड़ेंगे तब भारत का विकास हम सही मायने में कह पाएंगे। और जैसे भूकंप के क्षेत्र में आप देखिएगा कि हमारा देश का जो ऊपर का क्षेत्र है वो पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र में आता है। एक स्वतंत्रता के पहले का आप एक 1934 में जो भूकंप आया था उस समय कुछ नहीं कर पाए थे। इसी तरह से धीरे धीरे विकास होता गया। 2001 में हालांकि भुज का जो भूकंप आया, उसके बाद जो भूकंप आए, तो लगातार लगातार पृथ्वी वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करने वाले बहुत सी प्रणालियों को विकसित किया। हमारा जो भारत मौसम विभाग है उसमें तो 55 वेधशालाओं के माध्यम से लगातार वो काम कर रहा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र भी अपने स्टेशनों के माध्यम से काम कर रहा है। और पिछले साल 2021 में ही उत्तराखंड ने एक ऐप जारी किया। ये कितना बड़ी बात है कि एक आम आदमी को मालूम है कि भाई यहाँ पर इस क्षेत्र में कितने समय में भूकंप आ सकता है। तो वो प्राकृतिक आपदाओं को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन चेतावनी होने से कम लोगों जो नुकसान होता है जनधन का उसको बचाया जा सकता है। इसी तरह से लोगों से जुड़ी एक और बड़ी ही अनूठी घटना होती है जो प्राकृतिक है कि बिजली गिर जाती है। बहुत इससे हानि होती है लोगों को, तो उसके लिए भी मौसम नाम का एक ऐप बनाया गया है, दामिनी नाम का ऐप बनाया है, मेघदूत ऐप। तो ये तो बहुत वो चीजें हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए कि लोगों से जुड़ी हुई है। लोग आज उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग इस्तेमाल करके अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं। तो उनका विकास जब छोटे छोटे लोग इस तरह से विकास करेंगे, इन सुविधाओं का उपयोग करेंगे, तो उस छोटे छोटे से बढ़कर पूरे देश का जो है विकास होता है। और इसी तरह का एक अंत में मैं बताऊंगी कि अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल है, क्योंकि अभी तक हमने जो बात की वो जो आम लोग थे, जो किसान हैं, मछुआरे हैं या उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए पृथ्वी विज्ञान ने किस तरह से अपना एक योगदान दिया है। लेकिन साथ में आप साइट पर देखेंगे अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल है, तो उससे जो नए हमारे शोधार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद से आज 2022 तक लगातार जो है पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में जितना भी प्रगति होती जा रही है, उस प्रगति का सीधा सीधा संबंध जो है वो विकास से है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के बाद से जो भारत है उसने उसके विकास में पृथ्वी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सुब्रता जी, बहुत अच्छा व्याख्यान दिया आपने। और एक पिछले स्वतंत्रता के बाद तमाम सारी जो हमने तरक्की की है, तमाम प्रगति हुई है पृथ्वी विज्ञान के अलावा और भी विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका एक बहुत अच्छा व्याख्यान आलेख किया आपने यहाँ पे अपने व्याख्यान के माध्यम से। और ये बड़ी हर्ष का विषय है कि हम दुनिया के किसी भी विकसित देश के लगभग समक्ष और या उनसे कई कई देशों से आगे हैं एक्चुअली इस मामले में। तो अगर किसी का कोई सवाल पूछना चाहता है, किसी की कोई टिप्पणी है डॉक्टर सुब्रता के व्याख्यान पे, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। या कमेंट में लिखें, अगर आपका माइक कुछ इशू है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुब्रता जी, आपने समय निकाला, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया। हाँ जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके द्वारा, डॉक्टर आलोक सागर गौतम, ये भी एक इनका भी व्याख्यान है, अभी थोड़ी देर पश्चात इनका परिचय मैं दे दूंगा, लेकिन ही इज प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गढ़वाल। आलोक प्लीज गो अहेड, आप जो सवाल पूछ रहे थे बोलिए। हाँ मैम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत सारे आयामों को आपने कवर किया, मैक्सिमम कवर कर लिए। बहुत अच्छा लगा, एक समराइज किया पूरा इंडिया में क्या चल रहा है इस समय। और इस समय मैडम जो बड़ा अच्छा पॉइंट जो आपने कहा था कि अभी भी नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली, या फिर कहा जाए कि जो अर्थ साइंस है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी जितनी आ रही है उस पर इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए बार बार कहा जा रहा है। तो जब तक हमारे जो इंस्टीट्यूशन है
एकेडमिक जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वहां पर अगर हम इसको कंपलसरी अगर सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, कोर सब्जेक्ट में जब तक नहीं लाएंगे, तब तक ये अभी भी एक कहा जाए कि अनटच्ड सब्जेक्ट है। और अगर इस पे कोई काम करता है साइंटिस्ट, तो जो साइंटिस्ट कह रहा है उसकी बात को जो है बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। तो ये सोसाइटी में इस तरीके के वाइब्रेशन की एक जरूरत है, जिसमें हम इस अर्थ साइंस को जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, वैसे ही एक जो है सब्जेक्ट अगर इस पे डाला जाए इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में तो मैं जानता हूँ कि वहां पर अगर आप फिजिक्स करते हैं बहुत अच्छा है, अगर आप कोई भी साइड से कोई सब्जेक्ट करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इस तरीके से बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एक धारणा बनी हुई है। तो वही अर्थ साइंस को भी लोगों से यदि जोड़ना है तो उसको शिक्षा में लाना बहुत जरूरी है, लाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा एंड डॉक्टर सुब्रता एंड आलोक जी। अगले